हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज हम चार्ल्स डिकिंसन की लाइफ हिस्ट्री और उनके वर्क के विषय में बताने जा रहे हैं। तो ये पीजीटी और पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में इससे संबंधित रिलेटिव जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनका लाइफ हिस्ट्री है, उसके विषय में जानते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स डिकिंसन, इनका जो जन्म है 7 फरवरी 1812 पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और फैमिली बैकग्राउंड, फादर इनके थे जॉन डिकिंसन, एक नेवल क्लर्क थे। और इनकी फाइनेंशियल इनको बड़ी दिक्कत थी इनके फादर को। मदर इनकी एलिजाबेथ, इनका सोशल स्टेटस जो था अच्छा था, लेकिन इनके परिवार की जो इनके पिता की माली हालत आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छी नहीं थी। और जब अच्छी नहीं थी तो इनको चाइल्डहुड में ही इनको 12 वर्ष की अवस्था में 12 ईयर एज में डिकिंसन को काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। और एक ब्लैकिंग फैक्ट्री थी जिसमें शू पॉलिश किया जाता था, उसमें इनको काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। When his father imprisoned for debt, this left deep impact on him, shaped things, poverty and injustice in his work. तो इनके पिताजी को जब जेल हो गई तो इनको काफ़ी पॉवर्टी में और बहुत सी समस्याओं को इन्हें जूझना पड़ा। और इनके साथ बहुत से सोशल इंजस्टिस भी हुआ। अभी एजुकेशन की अगर बात करें तो इनको फॉर्मल जो इनकी एजुकेशन थी वो बहुत ही कम हो पाई थी, क्योंकि ड्यू टू पॉवर्टी, फैमिली की जो बैकग्राउंड था, पावर इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। और ज़्यादातर तो इन्होंने मोस्टली सेल्फ एजुकेट किया, अपने आप सेल्फ रीडिंग की और उससे इन्होंने काफ़ी बहुत अधिक रीडिंग की और उस रीडिंग से इन्होंने नॉलेज प्राप्त किया। अब कैरियर बिगनिंग की अगर इनकी बात करें तो स्टार्टेड एज ए लॉ क्लर्क, एक लॉ क्लर्क के रूप में इन्होंने अपना कैरियर कैरियर की शुरुआत की। और देन वर्क ए पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एंड जर्नलिस्ट के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। रोट अंडर द पेन नेम बॉज इन अर्ली स्केचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इन्होंने अपना वर्क लिखा, ये एक बॉज पेन नेम था, उस पेन नेम के नीचे इन्होंने अंडर में काम अपना किया, उस पेन नेम का नाम से इन्होंने सारी अपनी राइटिंग्स को लिखा। फर्स्ट मेजर सक्सेस जो इनको सबसे ज़्यादा सक्सेस, पहली जो इनको सफलता मिली है वो पिक पिक पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किस ऐसे पेपर से इनसे वर्क से इनको प्रसिद्धि मिली, फेमस हुए, तो वह है पिकविक पेपर। और 1836 और 37 में इन्होंने इसको लिखा था। और उसी से इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिल गई, रातों रात ये प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद लेटर कैरियर एंड फेम कैसे इनको मिला, बाद में इनको प्रसिद्धि कैसे मिली, तो बिकेम द मोस्ट पॉपुलर नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। बाद में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर विक्टोरियन नॉवेलिस्ट के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। और हिज वर्क वर सीरियलाइज्ड इन मैगजीन, एक मैगजीन थी उसमें इनके वर्क आते रहते थे, मेकिंग देम एसेसिबल कॉमन रीडर्स, जो जनरल रीडर थे उनके लिए। रोड विद फिक्शन, नॉन फिक्शन, ऑफन है हाईलाइटिंग सोशल इंजस्टिस, फिक्शन में भी लिखते थे, नॉन फिक्शन में भी लिखते थे। और सोशल इंजस्टिस जो भी होते थे उसके बारे में, चाइल्ड लेबर है, पॉवर्टी है, क्लास डिवीजन है, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ही अपना लिखते थे। उसके बाद कंडक्टेड पब्लिक रीडिंग हिज वर्क इन इंग्लैंड एंड अमेरिका, और पब्लिक रीडिंग के लिए भी इंग्लैंड और अमेरिका के जो थी उसके लिए, जनता के लिए लिखते रहते थे। नोन फॉर कंबाइनिंग ह्यूमर, विविड कैरेक्टर, सोशल क्रिटिसिज्म एंड पैथोस, ये कई विषय पर लिखा करते थे, ह्यूमर पर भी, विविड कैरेक्टर और सोशल क्रिटिसिज्म, समाज के ऊपर व्यंग्यात्मक एंड और जो दुख वगैरह में भी ये लिखते थे। अब अगर पर्सनल लाइफ की इनकी बात करें तो मैरिड कैथरीन हैग्रोथ, मैरी
मैरिड इनकी कैथरीन के साथ हुई थी और 1836 में इनकी हुई थी। 10 बच्चे हुए थे और लेटर ये सेपरेटेड। उसके बाद ये अलग हो गए, इनका तलाक हो गया। और क्लोज कंपेनियनशिप उसके बाद तलाक होने के बाद कैथरीन के साथ, तो कंपेनियनशिप विद एक्ट्रेस एलेन टर्नन इन लेटर लाइफ। अपनी बाद के जीवन में एक एक्ट्रेस थी, अंतिम दिनों में ये एक्ट्रेस के संपर्क में रहे। ये एलेन टर्नन थी, उनके संपर्क में रहे और लिव्ड अ बिजी लाइफ एंड रेस्टलेस। ये इनका जो जीवन था बहुत ही बिजी था और रेस्टलेस था, शांति नहीं थी इसमें। और बैलेंसिंग राइटिंग, राइटिंग तो अच्छी बैलेंसिंग थी, एडिटिंग जर्नल्स, क्योंकि रिपोर्टर भी थे पार्लियामेंट्री और जर्नलिस्ट भी थे, इसलिए राइटिंग तो इनकी बैलेंसिंग होगी। और हाउस होल्ड वर्क्स ऑल द ईयर राउंड और पब्लिक एक्टिविटीज, ये सारे इनमें ये हमें लिप्त रहते थे। करें तो इनकी डाइट जो है डेथ है 9 जून 1870 एट गेट्स हिल प्लेस कैंट में इनकी हुई थी और इनको वरीड किया था कॉर्नर वेस्टमिनिस्टर एबे। तो वेस्टमिनिस्टर एबे में इनको वहाँ पर वरीड किया था। और लेफ्ट हिज लास्ट नॉवेल द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड अनफिनिश्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो लास्ट का नॉवेल अपना अनफिनिश्ड छोड़ा था वो था एडविन ड्रूड। मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड अनफिनिश्ड था ये अपना, उसको जीवन काल में इसको पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद मेजर वर्क के बारे में अगर बात चार्ल्स डिकिंसन के करें तो मेजर वर्क था, सबसे पहला इनका था पिकविक पेपर 1837 में हुआ था और ये कॉमिक एडवेंचर्स ब्रॉट अर्ली फेम, इसी से इनको फेम मिली थी, प्रसिद्धि मिली थी। और ओलिवर ट्विस्ट दूसरा है, ये 1838 में एक्सपोज चाइल्ड पॉवर्टी एंड क्राइम इन लंदन। लंदन में जो पॉवर्टी थी, गरीबी थी और क्राइम था, उसके ऊपर इन्होंने ओलिवर ट्विस्ट के बारे में लिखा है। उसके बाद निकोलस निकलबाई, ये 1839 में एक क्रिटिक ऑफ हार्श बोर्डिंग स्कूल, जो बोर्डिंग स्कूल में ये उसके ऊपर इन्होंने अपना क्रिटिक किया, बिंग किया स्कूलों के ऊपर। उसके बाद द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप 1841 में नोन फॉर द करेक्टर लिटिल नेल के बारे में जाना जाता है। उसके बाद वार्न बाय रूल्स, ये 1841 में ही इन्होंने लिखा है। ये एक हिस्टोरिकल नावल है सेट ड्यूरिंग द गॉर्डन्स राइट्स, और गॉर्डन्स राइट्स के समय उसमें इन्होंने लिखा है। उसके बाद मार्टिन चुजलवेट 1844 में सटायर ऑफ सेल्फनेस एंड ग्रीड के ऊपर इन्होंने लिखा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा। इतना सटीक ढूंढ ढूंढ करके मैंने इसका बहुत अच्छे से बहुत प्रयास किया है, तब सारा इनका वर्क जो है मिला है। उसके बाद डम्बे एंड फोकस ऑन बिजनेस, प्राइड एंड फैमिली के ऊपर इन्होंने लिखा है। और डेविड कॉपरफील्ड, अगर डेविड कॉपरफील्ड तो बहुत ही फेमस इनका नॉवेल है और सेमी ऑटोबायोग्राफी है। कहा जाता है कि इन्होंने अपने सेल्फ बायोग्राफी के बारे में लिखा है, हिज ओन फेवरेट, और इनका खुद का ये बहुत ही फेवरेट नॉवेल था डेविड कॉपरफील्ड 1850। याद रखना है, डेविड कॉपरफील्ड 1850, ये भूलना नहीं है। उसके बाद आता है 9 नंबर ब्लीक हाउस 1853। ये क्रिटिक ऑफ स्लो इंग्लिश लीगल सिस्टम, जो इंग्लिश लीगल था, विधि का जो सिस्टम है, न्याय व्यवस्था थी, वो इतनी स्लो थी, उसके ऊपर इन्होंने अपना क्रिटिक किया। अपने यहाँ तो अगर विधि की व्यवस्था का बात की जाए तो स्लो क्या, वो तो कछुए से भी, चाल से भी धीमी है, आदमी की उम्र गुजर जाएगी लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। उसके बाद में आता है 10 नंबर हार्ड टाइम्स 1854, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन वर्कर्स, और वर्कर्स जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, औद्योगिकरण हुआ इंग्लैंड में, उसका लोगों के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, उसके ऊपर इनका हार्ड टाइम्स है। जैसा कि हार्ड टाइम परिश्रम है, तो परिश्रम से मतलब लेबर्स, और लेबर से इसका आइडिया लगा लीजिए इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो इसमें सारा जो है उसका सानिध्यीकरण करते जाइए
उसका साझेदारी करते जाइए। इसको आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन से जोड़ते चले जाएँगे तो आपको जो थीम है वो अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद लिटिल डोरिट, ये लिटिल डोरिट जो है डेप्थ और इम्प्रिजनमेंट एंड सोसाइटी के ऊपर है। और उसके बाद टेल ऑफ टू सिटीज। अब टेल ऑफ टू सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछ भी दिया जाता है कि ये टेल ऑफ टू सिटीज में दो शहर कौन से हैं। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये टेल ऑफ टू सिटीज में जो इन्होंने लिखा है वो दो शहर, किन शहरों के बारे में बात की इन्होंने की है। सेट ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जो फ्रांस की रिवॉल्यूशन हुई थी उस समय ही इन्होंने लिखा था, उसी से समय संबंधित। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, ए टेल टू सिटीज में दो सिटी कौन से हैं जिनके बारे में इन्होंने कहा है। उसके बाद आता है 13 नंबर ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861, और ये एम्बिशन है, क्लास है और पर्सनल ग्रोथ के बारे में इन्होंने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के बारे में लिखा है। इसका ये थीम है। अवर म्यूचुअल फ्रेंड 1865, ग्रीड एंड सोशल क्लाइंबिंग इन लंदन, ये इसके ऊपर इनका थीम है। उसके बाद द मिस्ट्री ऑफ एडविन रूड, और ये 1870, इसको याद रखना है, ये अनफिनिश्ड है, ये अपने लाइफ में इसको पूरा नहीं कर पाए। तो ये तो हुए इनके नावल। उसके बाद में आता है शॉर्ट स्टोरी एंड अदर वर्क्स की अगर हम बात करें तो पहला है क्रिसमस कैरोल 1843, मोस्ट फेमस क्रिसमस टेल्स टाइमलेस मोरल मैसेज। इसमें क्या दिया गया है इन्होंने, जो ये क्रिसमस कैरोल है ये बहुत ही फेमस इनकी क्रिसमस टेल है और इसमें टाइमलेस मोरल मैसेज दिया गया है। उसके बाद अदर क्रिसमस बुक्स, द क्राइम द चाइम एंड क्रिकेट इन हर्थ, और ट्रेवल राइटिंग्स, अमेरिकन नोट, पिक्चर्स फ्रॉम इटली लिखा है। और अब आता है थीम्स इन डिकिंसन वर्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकिंसन के वर्क में क्या थीम इन्होंने अपनाई है, कौन कौन सी थीम है, तो ज़्यादातर कंफ्यूजन में रहता है, तो याद कर लीजिए सारी थीम्स जो हैं इन्होंने जिन जिन थीमों का यूज किया है अपनी राइटिंग्स में वो सारी थीम्स इसमें लिखी हुई हैं। तो पहला आता है पॉवर्टी एंड सोशल इनजस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड सोशल इनजस्टिस। दूसरा है चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी। उसके बाद करप्शन इन लॉ एंड गवर्नमेंट में, और क्लास डिफरेंस एंड सोशल मोबिलिटी, और रिडेम्पशन, कंपैरिजन एंड ह्यूमैनिटी। तो ये इनकी जो है थीम्स हैं, इन थीम्स को ध्यान में रखना है और इनको पेपर में छोड़ना नहीं है। तो चाइल्ड लेबर है, पॉवर्टी है, सोशल इनजस्टिस है, क्रिटिसिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी, करप्शन इन लॉ एंड गवर्नमेंट, क्लास डिफरेंस, सोशल मोबिलिटी, रिडम्पशन, कंपैरिजन एंड ह्यूमैनिटी, ये इनकी थीम्स हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत ही काम के क्वेश्चंस, और जो उसकी जानकारी मैं लेकर आया हूँ ये आपको पसंद आएगी और आपका इसे नॉलेज भी बढ़ेगा और पेपर में भी आने की संभावनाएं हैं। तो डिकिंसन रिमेम्बर्ड नॉट ओनली एज ए ग्रेट स्टोरी टेलर, इनको स्टोरी टेलर के बारे में ही नहीं जानते बट आल्सो एज ए सोशल रिफॉर्मर, और समाज सुधारक के रूप में भी हु यूज्ड लिटरेचर टू एक्सपोज द हार्श रियलिटीज ऑफ विक्टोरियन लाइफ। विक्टोरियन लाइफ की जो रियलिटी थी, हार्श रियलिटी थी, उसके बारे में इन्होंने एक्सपोज किया, उसके बारे में इन्होंने अपना लिखा, और जो थीम थी वो इन्होंने यूज किया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये हमारे वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि अभी रुकिए, अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।